देखो अब ये हमने को ऐसे ही पढ़ना है सिंपल कि अब इस बार अपन क्या करेंगे, सारे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे। मतलब पहले जैसे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पिछले 2-3 साल से क्या हुआ है कि पॉलिटी के या लॉ से रिलेटेड करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे पैराग्राफ्स आ गए या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम पहले वो करेंगे, जैसे इसमें सारी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो क्या डिटेल में कभी इकोनॉमी और जोग्राफी इन सब से कभी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए, पहले हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देखेंगे, फिर उसके बाद आगे हम। अब जैसे ये एक न्यूज़ बनी थी, अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू सेंटर ओवर फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट सुना है क्या होता है? एमएसपी के लिए। अच्छा, इससे पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे तो वो 3 फार्म लॉज के लिए हुए थे, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उन्होंने वापस तीनों रिपील करवा दिए थे फार्म लॉज। तो वो फार्म लॉ होते हैं। अब अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हो रहा है कि एमएसपी को एज ए लीगल राइट गवर्नमेंट ग्रांट कर दे, इसलिए बहुत सारे फार्मर्स पंजाब से, हरियाणा से प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की तरफ आ रहे थे। फार्मर्स प्रोटेस्ट मेनली सारे जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो पंजाब और हरियाणा में रहते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, फार्मर्स आते हैं दिल्ली में, या तो जंतर मंतर पे या कहीं पे किसी ग्राउंड में वो प्रोटेस्ट साइट बना लेते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, उनको दिल्ली में एंटर करने से ही रोक दिया था। तो फिर 6 मंथ 7 मंथ्स तक पूरा बॉर्डर दिल्ली का जो था वो जैम लग गया था वहाँ पे। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारे फार्मर्स पंजाब और हरियाणा से प्रोटेस्ट करने आ रहे थे दिल्ली, लेकिन उनको पंजाब और हरियाणा पे बॉर्डर पड़ती है, शंभू बॉर्डर, है ना। वहाँ पे उनको रोक दिया। उनके मेन लीडर थे जगजीत सिंह डल्लेवाला, जो अगर वहाँ पे रोक दिया उनको तो अब उन्होंने वहीं पे अपनी इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक चालू कर दी। हंगर स्ट्राइक चालू कर दी और साथ में उन्होंने एक पटिशन फाइल की पीआई है सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर दे कि एमएसपी को ऐसा लीगल राइट दे दें। अब लीगल राइट क्यों देना है एमएसपी को? रिलाई कर सकते हैं, हाँ। देखो, अगर कोई चीज़ लीगल राइट बन जाती है तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं मतलब हमारे पास उसकी रेमेडी होगी। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स की हमारे पास क्या रेमेडी है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को हम कैसे क्लेम करते हैं? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, किस मैकेनिज़्म के थ्रू जाते हैं? जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, या फिर पेटिशन फाइल करते हैं, या रिट पेटिशन फाइल करते हैं। रिट पेटिशन फाइल करते हैं आर्टिकल 32 में, है ना। 5 रिट्स हैं आपकी। जो रिट्स क्या होती है पता है? देखो, 5 रिट्स हैं, वो रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर पूरा लेक्चर डिले हो जाएगा। रिट्स होती है आर्टिकल 32 में, वो फंडामेंटल राइट्स है। रिट्स बेसिकली अगर आपको बेसिक मीनिंग समझना है तो बिना किसी लॉयर को किए अगर आप एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दोगे किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको एज अ रिट कंसीडर करके एज अ पेटिशन मान लिया जाता है, उसको रिट्स मान लिया जाता है। फिर 5 रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, क्योर एंड रो। नहीं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं ना कि कोई लॉयर हायर नहीं कर पाता है, या फिर उस कंडीशन में नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग, अगर मान लो किसी को अरेस्ट किया जाए, कोई बहुत हैबिचुअल क्रिमिनल है, उसके साथ इन्ह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है प्रिजन में, जेल के अंदर, तो अब जेल के अंदर से तो बातें बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। तब तक वो मतलब लॉयर हायर करेगा, फिर पेटिशन रिट फाइल करेगा, तब तक बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो उसका सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या होता है कि वो अगर चाहे तो अगर या तो अपने किसी रिलेटिव से या किसी सोर्स से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक वो अपनी बात पहुंचा सकता है, और फिर उस बात, अगर वो बात जज को लगता है कि हाँ ये रिलेवेंट है और हमको रिट इन्वोक करना चाहिए, तो वो फिर उस पर सो मोटो कॉग्निजेंस लेके, सो मोटो मतलब खुद से कॉग्निजेंस लेके पेटिशन इनिशिएट कर देते हैं, रिट पेटिशन, तो उसको रिट बोला जाता है। तो इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमको एमएसपी को लीगल ऐसा लीगल राइट दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रिब्यूक मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो सुप्रीम कोर्ट देखो
ऑर्डर नहीं कर सकता है गवर्नमेंट को कि आपको ये करना है, ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि ये डायरेक्शन हम दे रहे हैं, आपको इनको फॉलो करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फार्मर्स का जो इशू चल रहा है उसको एडिक्वेटली एड्रेस किया जाए, है ना। तो अब इसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो एमएसपी को एज ए लीगल राइट क्यों मानना है ना, लीगल राइट, ताकि उसकी रेमेडी मिल जाए उनको, ताकि उसको जैसे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है तो गवर्नमेंट हर क्रॉप पे 22 क्रॉप्स पे डिसाइड कर देती है कि ये भाई इतनी क्रॉप्स पे इतना प्राइस, अगर कोई और नहीं खरीदेगा इससे ज़्यादा पे तो इस मिनिमम प्राइस पे हम खरीदेंगे, मतलब गवर्नमेंट खरीदेगी, इंक्लूडिंग वीट, सोयाबीन, ऐसे करके 22 क्रॉप्स होती हैं। तो उन 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है गवर्नमेंट हर साल, है ना। अब लेकिन पर वो राइट नहीं है, लीगल राइट नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट अनाउंस नहीं भी करेगी किसी ईयर तो उसको क्लेम नहीं कर सकते आप, मतलब फार्मर्स उसको क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर लीगल राइट मिल जाएगा उसका तो फार्मर्स फिर वो गवर्नमेंट पर फाउंडेशन आ जाएगा कि हमको लीगल राइट क्लेम, मतलब हमको एमएसपी चाहिए ही चाहिए। अगर कोई नहीं देगी गवर्नमेंट एमएसपी तो वो फिर कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस वजह से एमएसपी को एज ए लीगल राइट डिमांड किया जा रहा है। तो इसमें हमको क्या क्या याद रखना है, तो एमएसपी होता क्या है। दूसरा, जगजीत सिंह डल्लेवाला का बहुत न्यूज़ में नाम था क्योंकि ये अभी तक इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। उसके बाद डिवीज़न बेंच ने नहीं बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, हाँ उनको हटा दिया है पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ी, वहाँ बॉर्डर को खाली करवा दिया है अभी दो नहीं 1 सप्ताह पहले, बट हंगर स्ट्राइक उन्होंने अभी भी तोड़ी नहीं है। तो फिर उसके बाद हमको क्या याद रखना है, दो ये जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। फिर डिवीज़न बेंच ने जजेस के नाम आपको याद हो जाए तो रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। डिवीज़न बेंच मतलब पता है 2 जजेस की जो बेंच होती है। उसके बाद देखो अब थोड़ा हम एमएसपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे एमएसपी पहली बार 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन का इरा चल रहा था उस टाइम पर, तब सबसे पहले एमएसपी डिक्लेयर किया था। उसके बाद कौन डिक्लेयर करता है एमएसपी, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP रिकमेंड करता है किसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, जो जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनको रिकमेंड करता है। और CACP जब रिकमेंड करता है तो फाइनल कॉल लेती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। नहीं ये चेंज, हाँ मतलब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐड और मतलब उसमें जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होने लगा है किसी भी क्रॉप का तो उसको ऐड कर देते हैं, और कोई क्रॉप कम प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हटा देते हैं उसको। हाँ वो CACP रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स को, वो फाइनल कॉल लेते हैं, है ना। अब देखो उसके बाद CACP, अब देखो एक और क्रॉप होती है आपकी शुगर केन की, उस पर आपको MSP नहीं मिलता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है उस पर जो मिल्स देती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए कि कितनी क्रॉप्स पे MSP मिलता है, किस एक पर्टिकुलर क्रॉप पे हमको FRP मिलता है। उसके बाद MSP कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि फिर देखो यहाँ पे एक कमीशन, बहुत सारे कमीशंस बने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे, तो उनमें सबसे प्रोमिनेंट कमीशन है हमारा प्रोफेसर MS स्वामीनाथन कमीशन। अब MS स्वामीनाथन कौन थे, हाँ जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि MSP देना चाहिए हमको। बाकी उसके बाद उतना ज़्यादा कुछ इसमें अलग से इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर देखो एक चीज़ इसमें आती है, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है MSP और लोन वेवियर पे। अब देखो हमने बहुत बार सुना है ना कि फार्मर्स के लोन वेव कर दिए जाते हैं, मतलब माफ़ कर दिए जाते हैं इलेक्शंस आते हैं। तो यही एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट में। किस पर्पज़ के लिए होती है स्टैंडिंग कमेटी इस पार्लियामेंट में, हाँ ताकि वाइडर डिस्कशंस हो पाए इश्यूज़ के। जैसे अभी वक्फ बिल का इशू चल रहा था तो उसको, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की डिमांड की थी अपोजिशंस ने और बहुत सारे MPs ने, तो फिर हाँ पार्लियामेंट
पार्लियामेंट्री कमेटी न्यूट्रल परफॉर्म करती है और उसको बिल को पब्लिक डोमेन में पुट करती है। पब्लिक डोमेन में पुट करने के बाद उस पर रिकमेंडेशंस लेती है, फिर वो जितने मेंबर्स होते हैं उस कमेटी में वो सब डिस्कस करते हैं, उसके बाद रीइंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में बिल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस देती है वो मैंडेटरी नहीं होती है। मतलब पार्लियामेंट को अगर मानना है, एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं करना है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, एक फॉर्म हुई थी एग्रीकल्चरल इश्यूज़ के ऊपर, जिसके चेयरपर्सन थे आपके फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। सर वो ये हमारे डिपार्टमेंट के है। हाँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की, शायद 23 डिपार्टमेंट्स की है। जैसे अगर इकोनॉमी का कोई इशू है तो उस पर अलग फॉर्म होती है, ऐसे हर डिपार्टमेंट की अलग अलग होती है। जैसे अगर कुछ साइंस से रिलेटेड है तो उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख लीजिए, ये सब उसमें होता रहता है। क्योंकि पहली बार कब फॉर्म हुई थी तो 1990, मतलब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये मेंशन कहाँ पे है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या कहाँ पे मेंशन है? तो वो कहीं पे मेंशन नहीं है। ये कस्टमरी प्रैक्टिस है जो 1993 में पहली बार इनिशिएट हुई थी। जो उस टाइम के लोकसभा स्पीकर थे शिवराज पाटिल, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडियन पार्लियामेंट में। पहले 2004 तक 17 DRSCs होती थी, अब 24 हुई है। अब देखो अभी ये जो करंट आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसमें दोनों हाउसेस से, हर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में दोनों हाउसेस से मेंबर होते हैं। जो लोकसभा से होते हैं उनको स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, जो राज्यसभा से होते हैं उनको राज्यसभा चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उन्होंने इनको नॉमिनेट किया था। इसमें टोटल 31 मेंबर्स हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। इसमें अपोजिशंस के भी मेंबर होते हैं और गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होते हैं। देखो अब ये जो चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, जो उसके चेयरमैन है। तो ये एक तरह से डेमोक्रेटाइज करती है पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट हर इशू को उतना वाइडली डिस्कस नहीं कर सकती है। इस वजह से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज के पास बिल भेज दिए गए। जीरो देखो पार्लियामेंट में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस चलती है जो कस्टम से डेवलप हुई है। अब एक क्वेश्चन आर होता है और एक जीरो आर होता है। तो क्वेश्चन आर क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन आर सबसे पहला आर होता है आपकी पार्लियामेंट के उस डे का, जिसमें कोई भी एमपी खड़ा होकर पहले से नोटिफाई करता है लोकसभा स्पीकर को। उसके बाद वो अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जिसका आंसर गवर्नमेंट करती है। जैसे कोई भी इशू है, मतलब फॉर एग्जांपल बुरहानपुर का कुछ लोकल इशू है, तो यहाँ के एमपी उस क्वेश्चन आर में उसको रेज कर सकते हैं। और जीरो आर उसके जस्ट बाद होता है। जीरो आर में क्या होता है, ऐसे इश्यूज जो बिल्कुल अर्जेंट है उनको डिस्कस किया जाता है। कोई भी एमपी वेदर ही इज़ इन गवर्नमेंट और ही इज़ इन अपोजिशन, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है उस इशू को, उस पर आंसर करना होता है गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को। मेनली मिनिस्टर्स ही आंसर करते हैं क्योंकि वो अकाउंटेबल होता है। नहीं, कैटेगरी नहीं होती, बस पहले नोटिफाई करना होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, तो आप पहले, अगर जैसे आपको पहले से कोई इशू नहीं पता है और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में राइट्स हो गए, कम्युनल राइट्स हो गए, तो अगर आप उस पर डिस्कशन करवाना चाहते हो या उस इशू को गवर्नमेंट के सामने या पार्लियामेंट के सामने लाना चाहते हो, तो आप उस जीरो आर में उस दिन की प्रोसीडिंग इनिशिएट होने से पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा को नोटिफाई करोगे कि मैं इस इशू को उठाना चाहता हूँ जीरो आर में, और फिर आप उस इशू पे आपको अलग से टाइम दिया जाएगा बोलने के लिए, आप उसको पूरे पार्लियामेंट के सामने रख सकते हो। हाँ, टाइम लिमिटेड रहता है, दोनों में लिमिटेड रहता है। बस क्वेश्चन आर में पहले से बहुत पहले से इश्यूज डिसाइड रहते हैं, जीरो आर में पहले से इश्यूज डिसाइड नहीं होते है ना, मतलब उसी दिन डिसाइड होते हैं। तो जैसे कोई अर्जेंट इशू आ गया तो फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जीरो आर में। ठीक है, एक बार रीड कर लो उसको, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो।
हो गया। तो उसके बाद इसके पहले वाली जो न्यूज़ है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। 3rd नंबर का जो न्यूज़ है आपका 72nd प्लीनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हेल्ड इन अगरतला, त्रिपुरा। अब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल क्या होता है? देखो बेसिकली हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो कल्चरली और वहाँ के जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं बहुत सारे, तो वो बहुत रिमोट एरिया है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंडिया के बहुत छोटे से कॉरिडोर से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जिसको चिकन स्नैक बोला जाता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बेसिकली एक काउंसिल होती है जिसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं, जो वहाँ के अलग से, ताकि उस एरिया पर स्पेसिफिकली फोकस कर सके वहाँ के जो रीजनल इश्यूज़ हैं, जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है या लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई इशू है, तो उन सब चीज़ों पे अलग से फोकस किया जा सके, इसलिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को फॉर्म किया गया था। 1973 में आई थिंक इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को फॉर्म किया था। तब वो एज अ एडवाइजरी बॉडी काम करती थी, अब वो एज अ प्लानिंग बॉडी काम करती है। अब देखो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट मिनिस्टर अलग से होते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन नाम से जाना जाता है, जो अभी प्रेजेंट में हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना। तो वो और होम मिनिस्टर दोनों की प्रेजेंस में 72nd मीटिंग हुई है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की, जिसमें बहुत वाइडली लोकल इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है हमारा, ये देखो यहाँ पे, ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है हमारा, ये पूरा रीजन, ये यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे म्यांमार है। तो ये और बस इतने से कॉरिडोर से हमारा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है इंडियन मैनलैंड से। इसको क्या बोला जाता है? चिकन्स कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक बोला जाता है इसको। अब देखो अगर हमको इस न्यूज़ को अच्छे से समझना है तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं। पता है नाम सारे स्टेट्स के? देखो एक बार मैप है यहाँ पे तो हम देख ही लेते हैं। ये कौन सा स्टेट है हमारा? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद ये तो पता ही होगा असम है ये। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा मेघालय। देखो अरुणाचल, असम, मेघालय, फिर ये आ गया नागालैंड हमारा, ये आ गया हमारा मणिपुर जो अभी बहुत जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, और ये हमारा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐज़वाल है। असम की कैपिटल क्या है? गुवाहाटी है। गुवाहाटी असम की कैपिटल है। और मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्टेट है इसको क्या बोलते हैं हम? सिक्किम। ये देखो ये जितने ये जो 7 स्टेट्स हैं इनको 7 सिस्टर्स स्टेट बोला जाता है। और सिक्किम को मिला के अब एक नया टर्म हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉइन किया है, अष्टालक्ष्मी करके। मतलब 8 स्टेट्स को अष्टालक्ष्मी नाम से जाना जाता है। मतलब 8 लक्ष्मियाँ होती हैं हिंदू फिलोसफी में, उन्हीं के नाम से इनको डिफाइन किया है प्राइम मिनिस्टर ने। मतलब बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द टर्म अष्टालक्ष्मी इज रिलेटेड टू विच स्टेट्स या विच रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 जो स्टेट्स हैं कौन कौन से? सिक्किम, मेघालय, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो साउथ इंडिया में 8 स्टेट्स हैं, है ना। तो अब यहाँ के क्या इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़, उन सबको डिस्कस करने के लिए इस काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग हुई है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के चेयरमैन हमेशा जो होम मिनिस्टर होते हैं वो रहते हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अभी डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के हमारे मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एमपी से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद द टर्म अष्टालक्ष्मी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ के कुछ रीजनल इश्यूज देख लेते हैं। जैसे एक ड्रग मिनेंसिंग, मतलब ड्रग का बहुत ज़्यादा इशू है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट से इंटरनेशनल, बहुत सारे कंट्रीज से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। बट बेसिकली जैसे यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, तो यहाँ से म्यांमार, तो ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं यहाँ पे, ये सारी कंट्रीज से मणिपुर, मिजोरम, इन सब के थ्रू बहुत ज़्यादा ड्रग का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ड्रग की स्मगलिंग की जाती है इलीगली। तो ये पूरा रीजन एक तरह से आपका मणिपुर से लेके म्यांमार और थाईलैंड तक, उसको पूरा गोल्डन ट्राइंगल बोला जाता है, ड्रग कार्टेल का गोल्डन ट्राइंगल। जैसे गॉडफादर मूवी देखिए, जैसे मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स होते हैं, उसमें मैक्सिको से यूएसए में ड्रग कार्टल इम्पोर्ट करते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। वैसे ही इसको एक तरह से बोला जा सकता है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ये खतरा है। तो ये मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन से फिर वो इंडियन मैनलैंड में आता है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है मिजोरम में, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम से, ठीक है। तो उसके लिए, उस कलंक को मिटाने के लिए ये काउंसिल वर्क करेगी। फिर क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंट एरिया रह चुका है, एक टाइम पे अरुणाचल में, नागालैंड में, मिजोरम में, सारी जगह अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इंसर्जेंसी का रास्ता अपनाया था। जैसे नागा फ्रंट हो, इंडिपेंडेंट नागा फ्रंट हो गया। तो अब उन सबको पीस अकॉर्ड साइन करवा के मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब फिर दूसरी चीज़, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा एक बहुत छोटे कॉरिडोर से कनेक्टेड है, अगर वो कॉरिडोर पे बाई चांस या तो चाइना या कोई बांग्लादेश कहीं से अटैक करके उससे कनेक्टिविटी तोड़ देगा हमारी, तो हमारा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, हमारी कनेक्टिविटी बचेगी नहीं। इस वजह से जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ से कनेक्ट करके सी रूट डेवलप किया जा रहा है यहाँ म्यांमार से, और म्यांमार से फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से एंटर किया जाएगा। एक इंटरनेशनल हाईवे डेवलप किया जा रहा है, IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। तो इन सब चीज़ों की वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस काउंसिल का मेन मकसद ही है, मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को हम अच्छे से टैकल कर पाए और उनको एक्सक्लूडेड फील ना हो। अब ये थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया है कि 1971-72 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ये काउंसिल फॉर्म हुई थी, जो तब एडवाइजरी बॉडी, एज एडवाइजरी बॉडी काम करती थी। और अब वही काउंसिल अब हमारी वो रीजनल प्लानिंग अथॉरिटी के रूप में काम करती है, ठीक है। फिर ये अगर पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो डेटा दिया है इसमें, तो बस तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सारे स्टेट्स पता है इंडिया के कौन सा कहाँ पे? दिल्ली तो हाँ यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली छोड़ो, स्टेट बताओ। ये जम्मू हाँ, ये स्टेट है कि यूटी है? ये अभी स्टेट यूटी है बेटा। ये है ना, हाँ, ये लद्दाख और ये दोनों दो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद। और फिर केरला अच्छा ये बिहार है। हाँ ये बिहार है। बिहार है और ये है आंध्र। मुझे क्या पता। अच्छा ये तेरा है छत्तीसगढ़ है बेटा। 2 महीने बाद फिल करके बताता हूँ मुझे। हाँ देखो
ये पता है हमको JNK, ये लद्दाख और लेह वाला हो गया, ये दोनों। फिर ये हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये MP है, ये UP है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना है, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, ये केरला है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आ जाता है, ये सिक्किम है, उसके बाद ये अरुणाचल है, उसके बाद ये नागालैंड है, उसके बाद ये मणिपुर है, मिजोरम, ये त्रिपुरा, मेघालय और ये असम। ये हमारा अरेबियन ओशियन है और ये बे ऑफ बंगाल है और ये बांग्लादेश है। यहाँ पे ये नेपाल है, यहाँ पे भूटान है और ये सारा रीजन यहाँ तक ये चाइना का है और यहाँ पे नीचे फिर म्यांमार और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वाला समझ में आया, एक बार रीड कर लेना।